हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम रिलेटिव मोशन के जितने भी पीवाईक्यू है जेई में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से पूछे जाते हैं। रिलेटिव मोशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और टिपिकल टॉपिक होता है, तो इससे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है और ये एडवांस का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फॉर assertion given is for an observer looking out through the window of fast moving train, the nearby object appear to move in opposite direction to the train while the distance object appear to be stationary। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न ये दे रहे हैं कि if observer and object are moving with velocity v1 and v2 vector, यहाँ पर ये वेक्टर है v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, v1 vector and v2 vector respectively with the reference of a laboratory frame. The velocity of object with respect to observer is v2 minus v1 vector। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने रीज़न जो दिया है वो रिलेटिव मोशन का रीज़न दिया है कि ये रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारा विज़न होता है, आई विज़न जो होता है, द रीज़न इट इज़ रॉन्ग। assertion is true but reason is wrong। why? because this जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो एंगल, विजन एंगल जो होता है, द रीजन इज विजन एंगल ऑफ आई, विजन एंगल ऑफ आई। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसका विजन एंगल अगर चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी तो वो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनका विजन एंगल चेंज नहीं होता है इतना फास्ट स्पीड से, तो वो स्टेशनरी हमको दिखते हैं। ओके, तो रीजन इज द विजन एंगल। इसका रीजन क्या है? विजन एंगल फॉर नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट vision angle of eye changes very fast, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखेगा। while फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जो दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट vision angle not changes, does not change। विजन एंगल चेंज नहीं होता है, इसलिए वो स्टेशनरी दिखते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिवर क्रॉसिंग से रिलेटेड है। A river is flowing west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of river capable of swimming at 10 meter per minute in still water want to swim across the river in shortest time। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो किस डायरेक्शन में उसे जंप करना पड़ेगा। यहाँ से हमको सिंपल सा क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिवर जो है ये हमने डायरेक्शन असाइन कर लिया। ओके, ये हमने डायरेक्शन असाइन कर लिया है, ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ से वो नॉर्थ मूव कर रहा है और रिवर का डायरेक्शन है ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में मूव करना है तो हमको पता है रिवर के परपेंडिकुलर उसको मूव करना पड़ेगा। उसको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब हमारे पास में आंसर है ड्यू टू नॉर्थ। ओके, ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम करेगा। एक्चुअल में फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, पर उसको मूव किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम पर पहुंच जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, ओके, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। he has to swim perpendicular to the flow of
रिवर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास रिवर क्रॉसिंग का आता है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है बोट हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ की वो बात करता है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूला है, उसे हम ये सारी चीज़ें डिराइव कर चुके हैं। उसे कुछ थीटा विच इज़ 90 डिग्री से बड़ा एंगल पर मूव करना पड़ेगा। ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर मूव करेगा। और अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से देखें तो जो टाइम का फार्मूला होता है वो होता है d डिवाइडेड बाय रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया है समझने के लिए आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम का फार्मूला है जो हमने डिराइव करवाया है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम हमको मिला है 15 मिनट, 15 मिनट ओके। और इस 15 मिनट को हमको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्पीड किलोमीटर पर आर में गिवन है। तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 60 आर। ओके, और d का वैल्यू 1 किलोमीटर है तो 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ये 4 टाइम कैंसिल होगा। अगर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ओके, हमको रिवर फ्लो का वेलोसिटी फाइंड करना मतलब u फाइंड करना है और v का वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखा है। तो हम यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 9। तो u का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, वैसे तो यहाँ पर हमको केवल फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि मिनट को हमको आर में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास रिलेटिव मोशन का आता है। क्वेश्चन में गिवन है अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रो अ बॉल forward with speed 10 meter per second at angle 60 degree with the horizontal. By has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at its initial height. The acceleration of train is okay. तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें, सबसे पहले हम टाइम की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में हम टाइम की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो 2g का वैल्यू ए का वैल्यू 10 और साइन थीटा इज √3/2 और g का वैल्यू भी यहाँ पर 10 हम कंसिडर करेंगे। 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, t का वैल्यू √3 सेकेंड आएगा। ओके, अब √3 सेकेंड में जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी x डायरेक्शन में। तो हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग x डायरेक्शन, मोशन अलोंग x डायरेक्शन। तो अगर बॉल की बात करें, क्योंकि बॉल हवा में है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं x डायरेक्शन में, हम लिख सकते हैं u cos थीटा इनटू टाइम t। ओके, इतना बॉल जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। और ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी हाफ AT स्क्वायर, और उस बच्चे को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 1.15। ओके, तो ये जो बॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होगा वो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस उसको एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर u का वैल्यू 10 और cos 60 हो जाएगा 1/2 और t का वैल्यू √3 दे रखा है। ओके, हाफ a t का वैल्यू हमने यहाँ पर √3 पुट किया तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1.15। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 1.15 इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 3। ओके, तो a का वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो होगा 2/3 इंटू 5√3 माइनस 1.15। ओके,
इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आने वाला है, एक बार चेक। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारे पास में आंसर आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपको एंटर करना पड़ेगा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, 2011 में पूछा गया है। थैंक यू। फिर से हमारे पास में एक क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का आता है। क्वेश्चन में गिवन है 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर freight train of length 120 meter travel at speed 30 kilometer per hour. Okay, the ratio of time taken by passenger train to complete cross the freight train when they are moving in same direction and opposite direction. तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, फॉर सेम डायरेक्शन क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो टाइम लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों ट्रेन का लेंथ L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 80 माइनस 30। ओके, जैसे अगर हमने ये लेंथ लिया है फ्रेट ट्रेन का 120 मीटर, ओके, और उसको पैसेंजर ट्रेन ऐसा क्रॉस कर रहा है, तो उसको पूरा क्रॉस करने में पैसेंजर ट्रेन का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो होगा 120 प्लस 60, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा 80 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 50। सेम इज इट इज अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में ये है आपका फ्रेट ट्रेन और ये है आपका पैसेंजर ट्रेन। ओके, ये है फ्रेट ट्रेन और ये है पैसेंजर ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, यहाँ पर पहुँच गया तो t का वैल्यू जो होगा इसको हम t1 लिखते हैं, ये t2 लिखते हैं। लेंथ फिर से 120 प्लस 60 ही कवर करना पड़ेगा और डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा 80 प्लस 30। ओके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड ऐड करेंगे। अगर हमको दोनों का रेशियो निकालना है t1 बाई t2 तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 50 और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 110। तो ये कैंसिल होगा, 11 बाई 5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 11 बाई 5। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट फिक्स्ड एट x equal to 3 meter and y equal to 1.25 meter on plank P rise above the ground. Okay, at t equal to 0 plank start moving along x axis with the acceleration 1.5 meter per second square. At the same instant a stone is projected from the origin with a velocity u as shown in figure, जैसा हमको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। Okay, a stationary person on the ground observe the stone hitting object during its downward motion at angle 45 degree to the horizontal, and the total motion is in xy plane. Okay, so find u and time after which the stone hit the object. ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है ये जो p पार्टिकल है जो एक प्लैंक पे रखा हुआ है, ये u वाला सॉरी a एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से x डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, और उसी टाइम पर हमने ये ऑब्जेक्ट स्टोन को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया है। तो ये दोनों जो हैं आगे जाके यहाँ पर मिलते हैं, ये ऐसे कोलाइड करते हैं, ये यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और जब ये कोलाइड करते हैं तो स्टोन का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमको पता है u cos थीटा होता है, और y कंपोनेंट जो होगा वो u sin थीटा माइनस gt है, पर यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड है वो कंपोनेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे gt माइनस u sin थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा, gt माइनस, और अगर 45 डिग्री है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू gt माइनस u sin थीटा। ओके, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे।
अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों पार्टिकल का सेम ही होगा। y कोऑर्डिनेट क्योंकि y डिस्टेंस दोनों का 1.25 ही रहेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट जो ऑब्जेक्ट है उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए 1.25 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में y डायरेक्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसे ही लिखते हैं। अगर हम x कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितना चल जाएगा, पार्टिकल चलेगा 3 प्लस, है ना। पार्टिकल कितना चला, पार्टिकल चला u cos थीटा, पार्टिकल चला u cos थीटा इंटू टी। ओके, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला u cos थीटा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला, हाफ ए टी स्क्वायर। पर इसमें हमको 3 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो 3 डिस्टेंस पर था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो 3 प्लस इक्वेट कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ से u साइन थीटा और u कॉस थीटा को एलिमिनेट कर देंगे और t का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम u कॉस थीटा का वैल्यू पुट करें तो u कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, वो होगा gt माइनस u साइन थीटा इंटू टी, ये टी एज इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, और ये एक्सेलरेशन है 1.5 मतलब 3/2 टी स्क्वायर। ओके, जब हम टी का मल्टीप्लाई करेंगे और जी का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 3/4 टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर u साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10 टी स्क्वायर, u साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस 1.25 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, u साइन थीटा का वैल्यू पर यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये है u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 10 टी स्क्वायर माइनस 1.25 माइनस ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये 10 टी स्क्वायर और 5 टी स्क्वायर मिलके 5 टी स्क्वायर बनाएंगे, और इस 1.25 को हम अपोजिट साइड लेकर आएंगे और 3/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये 3 प्लस 1.25 हो जाएगा। यहाँ पर अल्टीमेट मिलेगा अपने को 17, ये 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 20 माइनस 3 17, सो 17 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू इट विल बिकम 4.25। ओके, यहाँ पर 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आना है 4.25, तो ये सारी चीज़ कैंसिल होके टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद में उसको कोलाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमको 1 सेकेंड के बाद में कोलिजन मिला तो हम यहाँ से टी का वैल्यू टी का वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम u साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो u कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते, तो यहाँ पर अगर हमको अभी तक पता चला कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, वो हमने फाइंड कर लिया है, टाइम हमने फाइंड कर लिया है। अगर हम y की बात करें 1.25 दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1.25 इज इक्वल टू u साइन थीटा, टी का वैल्यू हमने 1 पुट किया माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो अगर हम u साइन थीटा का बात करें तो वो हो जाएगा 5 प्लस 1.25 दैट इज 6.25। हमको पता है u कॉस थीटा इज इक्वल टू जी टी माइनस यू साइन थीटा है। ओके, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो u कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू है 6.25, तो अल्टीमेट मिलेगा हमको 3.75। तो हम वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर लिख सकते हैं
वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी वेक्टर हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट मतलब 3.75 आई केप प्लस y कंपोनेंट मतलब 6.25 जी केप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमको मिला। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर टू मूविंग पार्टिकल्स, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कब पहुंचेंगे वो टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, और यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो जेई 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर डिक्टो वही फार्मूले यूज होंगे जो हमने डिराइव किए हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ शिप ए is sailing towards northeast with velocity v is equal to 30 ik plus 50 jk kilometer per hour. Ship B is a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards west at a 10 kilometer per hour. A will be at a minimum distance from B in कितने टाइम पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, वो मिनिमम डिस्टेंस पर कितने टाइम पर पहुंचेगा वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। हम यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस असाइन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसिडर किया और वाई एक्सिस कंसिडर किया। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, और ओरिजिन पर हमने रखा है ए को, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमको पोजीशन दे रखा है, तो यहाँ पर ए है। ओके, और ये जो ए है ये दिस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम इसको वी ए लिखेंगे वी ए वेक्टर। ओके, ये वी ए वेक्टर यहाँ पर हमको गिवन है 30 आई केप प्लस 50 जे केप किलोमीटर पर आर। ओके, और अगर हम b की बात करें तो b यहाँ से अगर हम डायरेक्शन असाइन करें तो y डायरेक्शन जैसा हम मैप पर डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर होगा, है ना, इधर होगा वेस्ट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हमने वेस्ट कंसिडर किया है। अगर हम a से x डायरेक्शन में, उसने कहा है नॉर्थ डायरेक्शन में 80 किलोमीटर ईस्ट, तो 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं यहाँ पर। ओके, और 150 नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये वाई एक्सिस हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में ना, हम 150 नॉर्थ डायरेक्शन में आए तो हमको बी का लोकेशन मिला। बी का लोकेशन हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट 80 और वाई कोऑर्डिनेट 150 किलोमीटर, दीज आर इन किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का, मतलब कि इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो आर वेक्टर होगा वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चूँकि हमने ए को ओरिजिन पे रखा है तो ये आर वेक्टर या डी वेक्टर हम लिख सकते हैं। डी वेक्टर इज इक्वल टू 80 आई के प्लस 150 जे के। अब हम सबसे पहले अगर फार्मूला देखें टाइम का, तो फार्मूला होता है डी वेक्टर डॉट रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा। ये फार्मूला हम पहले से डिराइव कर चुके हैं। अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट करना है वो हमको देखना है। हमको यहाँ पर b का वेलोसिटी भी चेक करना रहेगा। तो b का वेलोसिटी उसने कहा है कि b इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ vb। ओके, सो vb वेक्टर विल बिकम -10 j नहीं आई केप -10 आई केप किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली हम वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 30 आई केप प्लस 50 जे केप माइनस
-10 आई कैप। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 और 10 40 हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी मिला 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। And if you are going to find the magnitude of this A with respect to B, what you have to do? You have to square 40 and 50 square और इसका रूट लेना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर दिस विल बिकम 1600, दिस विल बिकम 2500 और इसका रूट, तो हमको मिलेगा 4100 का रूट। ओके, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, टाइम का फार्मूला होगा डी वेक्टर कितना है हमारे पास में 80 आई के प्लस 50 जे के डॉट रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हमारा कितना मिला 40 आई के प्लस 50, यहाँ पर 150 है, 50 जे के डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4100। रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4100 हमको मिलेगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो 80 इंटू 40 will become 3200 plus 50 into 150, this is 150 actually, ये 150 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 150, 150 into 50, 150 into 50 will become 7500 divided by 4100। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा this 2 plus 5 is 7 और 3 plus 7 is 10 और 00 डिवाइडेड बाय 4100। यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.6 आंसर आ रहा है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच की फाइंड करेंगे अगर दो पार्टिकल एक प्लेन पर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि वो कितने टाइम के बाद में मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, और इससे रिलेटेड जैसा कि हम देख रहे हैं जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।